Hello, dears. Welcome to my channel Era of English. This is Amit Rai, and today we are going to learn narration. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एरा ऑफ इंग्लिश में। आज हम लोग नरेशन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक देखने वाले हैं। आज का ये जो टॉपिक है हमारा, वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एकेडमिक हो गया हो, बोर्ड हो, या फिर कंपटीशन हो। हर जगह इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से, क्या होता है नरेशन। इससे पहले हमने टेंस की वीडियो और वॉइस की वीडियो को अपलोड कर रखा है इस चैनल पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो, एक बार उसे ज़रूर देखें, और देखने के बाद ही इसको देखें ताकि और बेहतर समझ में आए। आइए देखते हैं क्या होता है नरेशन। जैसे ये जो नरेशन वर्ड है, ये नैरेट से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू टेल। हिंदी में अगर देखें तो कहना, अर्थात एक्सप्लेन करना। नरेशन मीन्स टू टेल, दैट मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग। अगर इसके हम अन्य सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स में आ जाते हैं स्टेटमेंट, असर्शन, डिक्लेरेशन। सब एक दूसरे के सिनोनिम्स, अर्थात जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। अगर हम देखें तो नरेशन का प्रयोग ठीक उसी तरीके से किया जाता है जैसे वॉइस का प्रयोग हम कम्युनिकेशन में, डेली लाइफ में करते हैं। उसी तरीके से नरेशन का प्रयोग भी हम लोग डेली लाइफ में बातचीत करने के लिए करते हैं। और ये नरेशन मेनली दो टाइप का होता है। पहला डायरेक्ट नरेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, जिसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट नरेशन की बात करें तो अगर कोई बात कह रहा है कुछ, तो उसकी बात को बिना परिवर्तन किए बोल देना ही हमारा डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अर्थात जैसा उसने बोला एज इट इज लिख देना या बोल देना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब हम उसकी बात को अपने शब्दों में व्यक्त करके बोलते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, जो कि हम आगे देखेंगे। डायरेक्ट नरेशन के अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखा है टॉम सेड आई एम फीलिंग वेल। टॉम ने कहा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। टॉम ने जो कुछ भी कहा उसको हमने डबल इन्वर्टेड कामा में लिख दिया। तो यही हिस्सा हमारा कहलाता है पूरा डायरेक्ट नरेशन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर आगे देखें तो दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें किसी के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, जो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे वही एग्जाम्पल था, उसको देखते हैं। टॉम सेड दैट ही वॉज फीलिंग वेल। उस सेंटेंस को हमने कुछ चेंज कर दिया कुछ शब्दों में, और यही हमारा बन गया क्या, इनडायरेक्ट नरेशन। तो ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट नरेशन के भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान रखिएगा, पूरे नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आने वाला है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लें, ही सैड यू आर कॉलिंग में। ध्यान रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाला पोर्शन है, इसे ही हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जहां से वक्ता अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है। और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पोर्शन को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जिसमें जो स्पीकर कुछ कहता है उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। आगे आप याद रखिएगा कि जहां रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त होता है वहां पे एक कामा लगता है, और जैसे रिपोर्टेड स्पीच हमारे स्टार्ट होता है, डबल इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट होकर के पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर रहता है, और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज जाता है। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, रिपोर्टिंग वर्ब जहां से वक्ता अपनी बात कहना प्रारंभ करता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और वो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है। जबकि रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ कहता है उसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपको पता होगा, सेंटेंस टोटल 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टोटल 5 सेंटेंस होते हैं। पांचों सेंटेंस को हम लोग बारी बारी से कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसमें एक सिंपल सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जाता है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है देखेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बेसिकली आपको 3 परिवर्तन ध्यान रखने हैं। पहला, प्रोनाउन में चेंजेस कैसे किए जाते हैं।
टेंस अर्थात वर्ब में कैसे चेंज किया जाता है। और तीसरा होता है नियरनेस वर्ड अर्थात निकटता सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा दिस को दैट कर देते हैं, हेयर को देयर कर देते हैं, ऐसे शब्दों में कैसे चेंज होता है। मेनली 3 चीज आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं लाइन से। तो पहला हमारा वर्ड है चेंज ऑफ पर्सन। जैसा कि आपको पता होगा कि पर्सन 3 टाइप के होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन उसे करते हैं जो द पर्सन हु स्पीक, जो बोल है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन। अब मैं अपने लिए कौन कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, जैसे आई, वी, अस, मी, माई, माइन, ये सारे प्रोनाउन जो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। और जो सुनता है द पर्सन हु लिसन इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। जैसे जैसे कि आप सुन रहे हो तो आप सेकेंड पर्सन में, जैसे आपके लिए मैं कौन कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, यू, योर, बेसिकली 2 ही होता है। और बाकी जो बच गए हैं वो सारे थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, द पर्सन हुम वी टॉक अबाउट, ऐसे पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो जाता है। जैसे जिसमें आता है ही, सी, इट, दे, एनी नेम, रवि, संजना, कुछ भी नाम, सब थर्ड पर्सन में आता है। आपको बस ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन होता है, जैसे आई, वी, अस, मी, माई, माइन और अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो सेकेंड पर्सन तो ऐसे ही याद हो जाएगा, 2 ही है। बाकी सबको डाल दीजिए किसमें, थर्ड पर्सन में। पर्सन आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पर्सन को चेंज करने के लिए एक बेसिक सा ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं यस याना पार्ट 1 2 3 अर्थात सन बट्टे 1 2 3। यहाँ पे यस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ओ ऑब्जेक्ट को, एन फॉर नो चेंज। यहाँ पे फर्स्ट हमारा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो हमने पीछे देखा कौन कौन से पर्सन आते हैं, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अब इस फार्मूले का मतलब क्या है कि जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आता है उसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसमें आने वाले प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए ये फार्मूला है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको इस पर देना। जैसे एक एग्जांपल से देखें तो ही सेड टू मी यू आर कॉलिंग माई ब्रदर। इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो होगा ही टोल्ड मी दैट। सेकेंड पर्सन जैसे देखेंगे सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो हो जाएगा यहाँ पे आई वॉज। टेंस चेंज होता कैसे चेंज होता आगे हम लोग देखेंगे। आई वॉज कॉलिंग, फर्स्ट पर्सन माई भी है तो ये भी चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हो जाएगा हिज ब्रदर। इस सेंटेंस को हमने डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में कर दिया, कैसे चेंज हुआ यही देखना है। आइए इससे पहले एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं, जैसे इसको इरेज करते हैं। जैसे अगर एक 3 केस होता है जैसे कि आपने सुना होगा, एक होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये पोसेसिव केस। आपको ध्यान रखना है जैसे कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है जो उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसे ऑब्जेक्टिव केस, जो पोसेशन अर्थात अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है उससे बोलते हैं पोसेसिव केस। जैसे इसका हो जाएगा माई। इसी तरह से अगर हम ही लें तो ही का होता है हिम, हिज। सी अगर ले लें तो होगा सी का हर, और पॉसेसिव केस भी हर ही होता है। यू का नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, इसका पॉसेसिव केस योर हो जाता है। जैसे अगर आगे ले लें हम लोग दे, तो दे का होता है देम और पॉसेसिव केस हो जाता है देयर। और अगर हम लें अगर वी, तो वी का होता है अस, पॉसेसिव केस हो जाता है हमारा आवर। आई, वी, दे, ही, सी। हाँ, मेनली आपको यही ध्यान रखना है कि अगर नॉमिनेटिव केस है तो ये सारे प्रोनाउन यूज होते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे। ऑब्जेक्टिव केस में यही बदल जाते हैं मी, हिम, हर, यू, देम, अस में। और पॉसेसिव केस इनका हो जाता है माई, ईच, हर, योर, देयर और आवर। आपको बस ध्यान रखना है अगर ये पॉसेसिव केस है तो वो पॉसेसिव केस से ही रिप्लेस करेगा,
नॉमिनेटिव केस है तो नॉमिनेटिव केस से रिप्लेस करेगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस करेगा। आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका मेनली नरेशन स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब जो भी रहेगा उसका सबसे पहला पॉइंट इजी, सबसे इजी भी पॉइंट है और इसको आपको ध्यान रखना है, उसका टेंस अगर प्रेजेंट, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। सारा चेंजेज हमें जो करना है, चाहे प्रोनाउन में, चाहे टेंस में, नियरनेस वर्ड्स में, वो यहीं पे करना है। इसके टेंस में परिवर्तन कब होगा? जब यहाँ पे होगा पास्ट। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहला काम हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। जैसे सी विल से फ्यूचर में है, इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं है। क्या कर देना, सी विल से। और एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिव वर्ड हमारा लगता है दैट। ये हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, पर्सन में कोई चेंज होगा ही नहीं, टेंस तो बदलेगा ही नहीं, तो एज इट इज इसको क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है। अगर दूसरा सेंटेंस देखें, ही से राधा इज अ गुड गर्ल, इसको देखने से पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को एक बार देख लेंगे। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई भी हो तो इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे इसमें यस या यस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके टेंस में चेंज नहीं होगा, तो होगा ही सेज। नाम आया, नाम थर्ड पर्सन होता है, इसको एज इट इज उतार देंगे, राधा इज अ गुड गर्ल। इसको ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसके टेंस में चेंजेस नहीं होता है। अब ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जब पूछता है तो बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसको इसको वॉच कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें हम, तो से को टेल, सेज को टेल्स और सेट को टोल में हम तब बदलेंगे जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें कोई चेंजेस, से को से ही रहने देंगे और सेज को सेज ही रहने देंगे। चेंज तब होगा जब इसके बाद कोई क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट हो। ध्यान रखिएगा, जैसे आगे हम लोग देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है नरेशन को समझने के लिए। जैसे हमने पीछे देखा कि असर्टिव में कनेक्टिव वर्ब दैट लगता है, दैट कर लेंगे हम लोग। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो टेंस में चेंज होता है। कैसे चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसी तरह ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इन दोनों टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 पार्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तीसरा तीसरे में, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप ऐसे याद रखिएगा। बाकी का ये जो पास्ट है इसको आप ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर नहीं याद होगा तो उसके लिए भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए हमने देखा पास्ट है, आप ऐसे रखिएगा, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो एक को छोड़ करके दूसरे में चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर इसको लेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा, एक को छोड़ करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट देखें, इसके लिए चेंज करने के लिए है ही नहीं, इसी तरह से इसके लिए भी चेंज करने के लिए नहीं है, अर्थात पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस नहीं रहता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इस चार्ट का अपने माइंड में होना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वो सारा पॉइंट आपको याद है कि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ब दैट का प्रयोग करते हैं, से, सेज, सेड, टेल या टेल्स या टोल्ड में तब बदलते हैं जब इनके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो आपको बनाने के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे लिखा ही सेड दे टीच इंग्लिश। सबसे पहला काम आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है कि पास्ट में है या नहीं। अगर पास्ट टेंस में है तो ही इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पास्ट में है, फिर अब देखेंगे इसका टेंस कौन सा है। जैसे टेंस पहचानेंगे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही सेड
कनेक्टिव वर्ड हमने लगाया दैट, और दे थर्ड पर्सन है तो दे लिख दिया हमने, और टीच का सेकंड फॉर्म डॉट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, ही सेड दैट दे टॉट, इंग्लिश बिल्कुल सही है। हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखेंगे। आइए देखते हैं। सी सेड टू मी यू कॉल्ड हिम, जैसे हमने देखा यहाँ पे कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वो चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टेंस की वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जा करके एक बार उसको अच्छे से देख लें। तो आइए देखते हैं। पास्ट इंडिया में जाएगा पास्ट परफेक्ट, उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हुआ, सी टोल्ड मी। यहाँ पे सेड को हमने टोल्ड में चेंज किया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, कनेक्ट वर्ड दैट लगाया, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी। जैसे आपको ध्यान है, अगर नहीं आया तो धीरे से लिख लेंगे किनारे कहीं। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हमारा मी फर्स्ट पर्सन, तो इसको भी हम लोग फर्स्ट पर्सन में चेंज करके आई कर देंगे, और टेंस के अकॉर्डिंग हैड कार्ड हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज। जैसे आगे देखें, रवि सेड दीपू डज नॉट लिव इन हॉस्टल, पास्ट में है, इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो होगा रवि सैड, सैड कनेक्टिव वर्ड लगा दिए, दीपू नाम है तो थर्ड पर्सन, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, तो दीपू डिड नॉट लीव इन हॉस्टल। बस आपको यही ध्यान रखना है कि असर्टिव का कनेक्टिव वर्ड दैट लगता है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट के साथ आपको ध्यान है ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह अगर देखें, विनोद सेड टू अस आई हैव डन दिस टास्क, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो होगा विनोद टोल्ड अस दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नाम थर्ड पर्सन में आता है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा ही। अब पास्ट परफेक्ट में लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैड डन, दिस का चेंज होता है दैट में, आगे हम लोग देखेंगे कैसे, टास्क, तो हो जाएगा विनोद टोल्ड अस दैट ही हैड डन दैट टास्क। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल इसको करते हैं हम लोग। जैसे दे सेड ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस, तो हो जाएगा दे सेड कनेक्टिव वर्ड दैट, ही हमारा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हो जाएगा ही, इसका हो जाएगा वॉच प्लेइंग क्रिकेट। बस हम क्या चेंज किए, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाजिब लगता है, कर दिए। उस तरह से देखिए, रमा सेड राधिका वाज कुकिंग फूड, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, होगा रमा सेड दैट, राधिका नाम है तो थर्ड पर्सन, नो चेंज, राधिका हैड, उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान होगा, उसमें लगता है हैड बीन, तो हो जाएगा हैड बीन कुकिंग फूड। अब ध्यान रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। आगे देखिए, माई मदर सेड दे हैड गॉन टू दिल्ली, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो करेंगे माई मदर सैड कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, और एज इट इज इसको उतार देंगे, क्योंकि दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, स्मॉल लेटर में लिख करके दे हैड गॉन टू दिल्ली। ये वाला आप ट्राई कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिस जो मैंने तीन चेंजेस बोला, प्रोनाउन में चेंज, टेंस में चेंज, और नियरनेस वर्ड्स में, तो ये नियरनेस वर्ड्स है, आप देखते हैं इसको। आइए, जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में नाउन आया हो तो उसको देन में चेंज कर देते हैं, जस्ट को भी देन में, इंपॉर्टेंट हमने दिया है यहाँ पे, जिसको दैट में, दिस को दोज में, ध्यान रखिएगा, हेयर चला जाता है देयर में, टुडे दैट डे में, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, स्टडी हमारा द प्रीवियस डे में, स्टडी मतलब बीता हुआ कल,
तो प्रीवियस मतलब भी पिछला वाला अर्थात बीता हुआ पहले वाला, तो हो जाएगा प्रीवियस डे, या फिर इसको बोलिए द डे बिफोर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट नाइट चला जाता है हमारा द प्रीवियस नाइट। अब चाहे लास्ट नाइट हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वर्ड अगर आ गया तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय उसे चेंज कर देंगे द प्रीवियस में। जैसे एगो का हो जाएगा बिफोर, लास्ट वीक जैसे हमने देखा लास्ट वीक मंथ ईयर कुछ भी हो तो हो जाएगा द प्रीवियस वीक मंथ या ईयर। द डे बिफोर स्टरडे अर्थात जिसे हम हिंदी में परसों कहते हैं उसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा टू डेज बिफोर। ये भी ध्यान रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट स्टरडे होता है उतना इंपॉर्टेंट टुमारो होता है। इसको भी बदलने के दो पॉइंट होते हैं, जैसे या तो आप द नेक्स्ट डे में, क्योंकि टुमारो मतलब आने वाला और नेक्स्ट मतलब भी आने वाला, तो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। स्टरडे को, टुमारो को, टुडे और दिस दैट, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देखें तो जैसे प्रिंस सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो बनाएंगे होगा प्रिंस सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो होगा प्रिंस सेड, कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे दैट, और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, धीरे से इसको लिख लेंगे कहीं पे अगर याद नहीं हो आपको तो। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमारा है प्रिंस जो कि नाम है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे आई को तो हो जाएगा ही। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस जिसमें वाज वर्ड लगता है, तो हो जाएगा ही वॉज रीडिंग अ बुक, और यही निकटता सूचक शब्द है जिसे चेंज कर देंगे नाउ है तो देन में। आइए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे सेड टू अस वी विल लीव यू टुमारो, तो हो जाएगा दे टोल्ड अस। यहाँ पे सेड को हमने टोल्ड क्यों किया, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे नहीं दिया था तो हमने चेंज नहीं किया, ध्यान रखना है आपको। कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दे है, हम भी इसको चेंज कर देंगे दे में। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे विल हो जाए, इधर विल अगर आ जाए उसे वुड में चेंज कर देते हैं, सेल अगर आ जाए इसे शुड में, अगर कैन आ जाए इसे कुड में, और एक और ध्यान रखिएगा अगर में आ जाए तो इसको हम लोग माइट में चेंज कर देते हैं, ये ध्यान रखिए। हालांकि आगे है तो दे विल का हो जाएगा वुड लीव। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक पर्सन आया, कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है कौन हमारा अस, अस है तो हम भी इसको क्या कर देंगे अस कर देंगे अर्थात फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। और टुमारो चेंज होता है या तो द नेक्स्ट डे या फिर आप कर सकते हैं द फॉलोइंग डे में, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सी सेड टू मी आई केम हेयर स्टरडे, इसका हो जाएगा सी टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड लगता है दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पर हम भी सी कर देंगे। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और केम का सेकेंड फॉर्म नहीं लगता है इसमें थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा कम केम कम, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कम। हेयर का हो जाता है देयर, स्टरडे चेंज होता है किसमें द प्रीवियस डे। आपको ये ध्यान रखना है कौन किस में जाता है, बहुत आसान हो जाएगा, ये वाला आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि मॉडल वर्ब अगर आया हो, टोटल मॉडल वर्ब की टोटल संख्या 13 हमने पिछली क्लास में भी देख रखा है। 13 में से केवल 4 में परिवर्तन होता है, कैन कुड में, मे माइट में, सेल शुड में और विल वुड में। जैसे एग्जांपल में देखें, ही सेड आई विल गो देयर, तो होगा ही सेड दैट, सेम जैसे हम लोग पीछे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन आया तो उसे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है हम भी ही कर देंगे। विल चेंज होगा किसमें वुड में, तो हम लोग वुड कर देंगे ही वुड।
गो देयर। बस बहुत आसान हो जाता है अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद है तो। अगर एक और एग्जांपल देख लें हम लोग, दे सेड टू अस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो होगा दे टोल्ड अस दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है कौन, अस, फर्स्ट पर्सन में है। अब चूंकि यह स्थान सब्जेक्ट का है तो अस का ही नॉमिनेटिव केस यूज करेंगे। याद कीजिए आप पीछे पीछे वाले स्लाइड में बताया गया था कि कौन नॉमिनेटिव केस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है, कौन सा पॉजिटिव केस। तो अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी। अब कैन चेंज हो जाएगा कुड में, वी कुड सॉल्व दिस, भी चेंज होता है दैट में, तो दैट कर देंगे, प्रॉब्लम को एज इट इज उतार देंगे। देखिए ध्यान से हम लोग बना लिए। सी सेड ही मस्ट डू इट, ये वाला आप ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना है एक्सेप्शन, इसको एक्सेप्शन को सबसे पहले देखते हैं एक्सेप्शन होता है क्या। एक्सेप्शन को हम लोग हिंदी में अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। अपवाद होता क्या है? तो आपने देखा होगा हमारे सोसाइटी में, समाज में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जो रूल्स बनाए गए हैं उनको वो फॉलो नहीं करते हैं। उसी तरीके से हर चीज़ में एक एक्सेप्शन होता है। उस तरह से इंग्लिश में भी एक्सेप्शन है, अपवाद, जो दिए गए नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पीछे देखें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, परंतु एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है भी तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं होते हैं, बशर्ते कंडीशन होना चाहिए। उसमें 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। या तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ऐसी बात है जो हर जगह सत्य हो। दूसरा अगर देखें तो प्रोवर्ब, जिसको हम लोग हिंदी में कहावत कहते हैं। तीसरी हैबिचुअल फैक्ट, किसी की आदत संबंधी बात हो। या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, इतिहास से रिलेटेड कोई बात हो। इन चारों में कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर आया हो तो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट में ही क्यों ना हो, इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे लिखा है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो होगा जैसे टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। तो ये पहले भी पूर्व में ही उगता था, आज भी पूर्व में ही उगता है और फ्यूचर में भी पूर्व में ही उगेगा, तो इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसमें करना है क्या आपको, द टीचर सेड जैसे था पहले वैसे करेंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट, इसके टेंस में जो चेंज कर देते हैं वो नहीं करना है आपको, बस एज इट इज इसको उतार देना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट ही रहेगा। अगर आप टेंस में चेंज कर दे तो आप बनाएंगे क्या, राइज का प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है, इसको बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट, हो जाएगा क्या, रोज। तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। मीनिंग अब निकलेगा कि सूरज पूरब में उगता था, मतलब अब दक्षिण में उगता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये रोज रोज नहीं होगा। एज इट इज इसको क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन द, ये कार नहीं कैट होगा, व्हेन द कैट इज अवे द रैट्स प्ले, जब बिल्ली चली जाती है चूहे खेलने लगते हैं। ये क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है, उनकी आदत है, जब बिल्ली नहीं रहती हैं तो रैट्स लोग इंजॉय करते हैं। तो ये भी हैबिचुअल एक्शन है, इसके भी टेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बस यहाँ पे आप दैट उतारिएगा, दैट उतार कर सेम सब कुछ एज इट इज लिख दीजिएगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखें, माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पिताजी ने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। या आपने कहावत सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कहावत को ही हिंदी में प्रोवर्ब कहते हैं। हालांकि इसका अगर और सिनोनिम देखें हम लोग, इसको हम लोग डिक्टम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एडेज भी बोलते हैं, ये सिनोनिम्स में आ जाते हैं। तो प्रोवर्ब में भी कभी चेंजेस नहीं होता है, इसमें भी आपको बस दैट लगा कर सेंटेंस को उतार देना है। आगे अगर देखें तो लिखा द टीचर सेड गांधी जी डाइड इन 1948, टीचर ने कहा कि गांधी जी का देहांत 1948 में हुआ था। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक पॉइंट है, इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट है इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, नहीं। अगर 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन में, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट,
और प्रोवर आया हो तो इसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। आगे का हमारा जो है वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अगले अगले पार्ट में इसको हम लोग आगे का कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे एग्ज़ाम से रिलेटेड टू द पॉइंट कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।